ग्राम कार्बन। ठीक है, तो बाकी 28 ग्राम रह गया, 28 ग्राम कार्बन बाकी रह गया। तो ये जो बाकी बच गया, इसमें ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस क्वांटिटी में वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसमें जो कार्बन जो कि 28 ग्राम बच गया है वो इसमें होगा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जब मुकम्मल हो जाता है तब जो रिएक्टेंट बाकी बच जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसे हम क्या कह देते हैं? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, अब इसकी थोड़ी सी लेते हैं हम जनरल एग्जांपल। क्या लेते हैं? जनरल एग्जांपल, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी आसान। बटे फर्ज करें हम बात करते हैं, ये पूरा एक मार्कर है, लेट करते हैं कि ये इसका कैप है और ये इसका क्या है? रॉड है। एक रॉड और एक कैप जब मिले तो मिलकर क्या बन गया? मार्कर। अगर मेरे पास 10 कैप हैं, 10 रॉड हैं, तो कितने मार्कर बनेंगे? ऑफ कोर्स 10 मार्कर। यानी 10 कैप हैं, 10 रॉड हैं, ये मिलकर कितने मार्कर बनेंगे? 10 मार्कर। अच्छा मुझे बताइएगा, मेरे पास 100 कैप हैं, 100 कैप, रॉड 30 है, तब कितने मार्कर बनेंगे? 100 कैप है, रॉड 30 है, मार्कर कितने बनेंगे? ऑफ कोर्स 30, क्योंकि 30 रॉड जो है दे कैन टेक ओनली 30 कैप। कैप 50,000 भी हो, लेकिन रॉड अगर 30 है तो मार्कर 30 ही तैयार होंगे। तो चूंकि मार्कर रॉड जो है ये कम मिकदार में है, ये खत्म हो रहे हैं, कैप बाकी बच रहे हैं, तो रॉड्स क्या होंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो कैप्स बाकी बच रहे हैं वो क्या होंगे? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। दोबारा सुनिएगा, मैंने बोला कि एक कैप और एक रॉड ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मार्कर, राइट। अगर 10 रॉड 10 कैप हैं तो कितने मार्कर? ऑफ कोर्स 10 मार्कर। लेकिन अगर 30 रॉड हों और 100 कैप हों तब कितने मार्कर बनेंगे? तब 30 मार्कर बनेंगे, क्योंकि 30 रॉड 30 कैप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बकिया चूंकि 30 रॉड 30 कैप ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो 30 मार्कर रेडी होंगे। चूंकि रॉड खत्म हो गए हैं, रॉड हो जाएंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और कैप बाकी बच गए हैं क्योंकि वो तो 100 लिए थे हमने, तो कैप क्या होंगे? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बेटे, और अगर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं फिर उनमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अच्छा इसी तरह देखिएगा, हियर वी हैव अ भूख शुक तो लगी होगी, काफ़ी देर का आप लेक्चर लेते जा रहे हो। लेट्स सी हियर, हम थोड़ा सैंडविच वगैरह खा लेते हैं। तो आपको पता होगा कबाब सैंडविच कभी ज़िंदगी में खाया आप लोगों ने? चले जी अब खा लेते हैं। कबाब सैंडविच में आपको पता होगा कि स्लाइसेस होते हैं 2, राइट, और बीच में एक कबाब होता है, चपली कबाब कह लें, पठानों वाला। ठीक है, 2 स्लाइस और एक कबाब जब वो मिलेंगे तो ऐसे एक शेप बन जाएगी। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज अ सैंडविच। उसे हम क्या कह देंगे? 1 सैंडविच। यानी 2 स्लाइस और एक कबाब मिलकर क्या बनेगा? एक सैंडविच बन जाएगा। क्लियर होगी बात की? तो हम ब्रेड लाते हैं बाज़ार से, कुछ ब्रेड छोटी मिल जाती हैं, कुछ बड़ी मिल जाती हैं, लेकिन उनमें टोटल हमने जब स्लाइस निकाले तो उसमें से लेट करें कितने स्लाइसेस निकले? 58 स्लाइसेस, 58 स्लाइसेस। और आपकी मम्मा ने कबाब बनाए हुए हैं, भला कितने? 30 कबाब बनाए हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कितने सैंडविच तैयार हो जाएंगे? आपको पता है 2 स्लाइस एक कबाब तो एक सैंडविच। स्लाइस कितने हैं? 58। स्लाइस कितने हैं? 58। यानी 2 स्लाइस हो तो एक सैंडविच बनता है, यानी आधा, जितने स्लाइस है उसके आधे सैंडविच बनते हैं। अगर 58 स्लाइसेस हैं, अगर 58 स्लाइसेस हैं तो बेटे सैंडविच कितने बन सकते हैं? 58 का आधा कितना होता है? 29 सैंडविच बनने चाहिए। और आपको पता है जितने सैंडविच बनने हैं उतने ही कबाब लेने हैं। तो 58 स्लाइसेस कैन टेक हाउ मैनी कबाब? 29 कबाब। वो कितने कबाब इस्तेमाल करेंगे?
29 कबाब्स। तो 58 स्लाइसिस 29 कबाब इस्तेमाल कर 29 सैंडविच बनाएंगे, 29 सैंडविच। लेकिन हमारे पास तो कबाब तो 30 हैं, इस्तेमाल कितने हो रहे हैं? 29। स्लाइस 58 के 58 ही क्या हो गए? इस्तेमाल हो गए। ख़त्म कौन हो गया? स्लाइसिस। तो इस समय जो स्लाइसिस होंगे बेटे ये क्या होंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और कबाब क्या होंगे? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं केमिकल एग्जाम्पल की तरफ। बल्कि केमिकल एग्जाम्पल तो हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटे जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर क्या बना देते हैं? पानी। इज इट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? आप देख सकते हैं जी बिल्कुल। हमें पता चल रहा है कि ये 2 मोल अगर हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से मिलते हैं तो 2 मोल पानी बनता है। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? तो देखें, चूंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो नहीं होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टाइकोमेटिक अमाउंट होती है, और स्टाइकोमेटिक अमाउंट जब लेते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता, क्योंकि जितना रिएक्टेंट होता है वो हम फर्ज करते हैं कि मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हुआ हुआ है किसमें? प्रोडक्ट में। इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ 4 मोल H2 है, 4 मोल क्या है? H2 है, और 1 मोल ही O2 है, कितने मोल पानी बनेगा? तो पानी 2 मोल ही बनेगा। उसकी वजह, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन सिर्फ 2 मोल हाइड्रोजन ले सकता है। 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन लेगा। हाइड्रोजन के 50,000 मोल भी होंगे, लेकिन ऑक्सीजन अगर 1 मोल है तो वो इसमें से 2 मोल ही लेगा। 2 मोल लेकर 2 मोल पानी। अब इन दोनों में से देखें कंज्यूम कौन होगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस केस में क्या होगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हाइड्रोजन बेटे इस केस में क्या होगा? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक होगी बात ये? होप सो आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर। अब हम आगे मूव करते हैं। आपने नोट करनी है कोई चीज़ तो इसकी कर लें। चले बल्कि इसके स्टेप्स भी अभी कर लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटे 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? जो रिएक्टेंट की अमाउंट दी हुई है ना, उससे उसके क्या बना लें? मोल्स। पहला स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants from their given amount, Number 2, to calculate number of moles of product by comparing with the number of moles of reactant. Or step number 3, identify the reactant which gives लीस्ट मोल्स या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह बेटे आपने कंफर्म करना है कि रिएक्टेंट के जो मैसेज या अमाउंट दिए गए हैं उससे पहले उनके मोल्स बना लेने हैं। और स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं। किस तरह? रिएक्टेंट के मोल से कंपेयर कर। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? वो वाला रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें प्रोडक्ट के मोल्स कम से कम दिए हैं। वो वाला रिएक्टेंट क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो वाला रिएक्टेंट क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे मूव करते हैं जी। बेटे ये टॉपिक भी बड़ा डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है पाक गैरिसन के चैनल के अंदर ही। ये कंसाइज लेक्चर है, उसका टीजर समझ लें आप। ये रिवीजन आपकी चल रही है थोड़ी सी शॉर्ट सी। बच्चों इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या है ये? मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2 जब 3H2 के साथ ट्रीट करता है क्या बनाता है? 2NH3। अभी तो ये मैंने बैलेंस लिखी है, लेकिन आप नॉन बैलेंस भी ले लें तब भी लिमिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं करते। क्यों? द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस आर एक्चुअली दोज रिएक्शन इन विच
react together to form our products and product react together to form our reactants. But limiting reactant किसे बोला है हमने? किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जो अपनी कम मिकदार की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाए और वो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल भी कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट उसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट उसमें क्या बना रहा है? रिएक्टेंट बना रहा है. तो इन द रिवर्सिबल रिएक्शन नन ऑफ द रिएक्टेंट्स कंज्यूम्स completely. Here reactants combine together to form our products and product combine together to form a reactant. So as none of the reactants consume completely, so we cannot apply the concept of limiting reactant on the reversible reaction. ठीक है बच्चों? जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यील्ड. यील्ड क्या होता है? यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड कहते हैं अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाया है, उसमें जितना प्रोडक्ट हमें मिल गया है, दैट इज कॉल्ड यील्ड. तो यील्ड को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन. इन अ chemical reaction is called yield. प्रोडक्ट की वो मिकदार जो हमें किसी केमिकल रिएक्शन में हासिल हुई है, उसे हम क्या कह देते हैं? यील्ड कह देते हैं. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड. बेटे यील्ड बेसिकली दो तरह का होता है. एक बेटे यील्ड को हम भला क्या कहते हैं? एक होता है हमारे पास कैलकुलेटेड यील्ड, जिसे थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं. और एक बेटे होता है एक्चुअल यील्ड, जिसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं. थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं. एक्चुअल यील्ड को आप एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं. लेट्स सी हियर कि थ्योरेटिकल यील्ड किसे कहते हैं. हम इक्वेशन वही आसान सी लेते हैं कि ये CO2 है, 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल अगर ऑक्सीजन हो तो 16 32 ग्राम ऑक्सीजन, और 16 32 और 12 कितने हो गए? 44 ग्राम. टोटल रिएक्टेंट का मास 12 जमा 32 44, और टोटल प्रोडक्ट का मास 44. क्लियर? तो ये प्रोडक्ट की मिकदार मैंने कैसे कैलकुलेट किया भला? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए. किसको इस्तेमाल करते हुए? बैलेंस केमिकल. तो थ्योरेटिकल यील्ड बेटे कहेंगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is calculated from a balanced chemical equation. The amount of product which is calculated from a balanced chemical equation, that is called as a theoretical yield. यानी इस इक्वेशन में जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड. अब आते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस की तरफ. क्या एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है कि मैं 12 ग्राम कोयला लेकर आऊं और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले सप्लाई दूं और एग्जैक्टली मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा? एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी भी नहीं मिलेगा. मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी हासिल नहीं होगा. 30 ग्राम हो सकता है, मुमकिन है, या 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो सकता है, कभी भी एग्जैक्टली 44 ग्राम हासिल नहीं होगा. ठीक है? तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज एक्चुअली ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज एक्चुअली ऑब्टेन by performing an experiment, that is called as actual yield. उसे हम क्या कह देते हैं? एक्चुअल यील्ड कह देते हैं. क्लियर? और आपको पता है एक्चुअली प्रोडक्ट की मिकदार जो वो हमेशा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया उससे क्या निकलेगी? कम निकलेगी. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन theoretical yield. एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है? कम होती है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. रीजन नंबर 1, एक ना तजर्बाकार शख्स जो है वो प्रोडक्ट की मिकदार को ज़ाया कर सकता है अगर वो सही तरीके से फिजिकल टेक्निक परफॉर्म नहीं करता.
कौन सी फिजिकल टेक्निक? फिल्ट्रेशन नहीं सही करता वो, डिस्टिलेशन नहीं सही करता, फनल के ज़रिए क्रिस्टल की सेपरेशन नहीं करता, या फिर वो क्रिस्टलाइजेशन का अमल सही से नहीं करता, क्रिस्टल को ड्राई अच्छे से नहीं करता, तब वो प्रोडक्ट की मिकदार को क्या कर देगा? ज़ाया कर देगा। सो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. रीज़न नंबर 1, an inexperienced worker may waste the amount of product, if he does not carried out the following techniques accurately or properly. कौन सी? distillation, crystallization, separation by separating funnel, drying the crystal. ठीक होगी बात? पॉइंट नंबर 1 हो गया. पॉइंट नंबर 2, a side reaction may occur which will definitely decrease the amount of product. यानी हम किसी और रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो वाला रिएक्शन हो रहा है जो हम चाह ही नहीं रहे, कोई साइड रिएक्शन होना शुरू हो जाता है. अ साइड रिएक्शन may occur which will definitely decrease the amount of product. और पॉइंट नंबर 3, a reversible reaction may takes place which will definitely decrease the amount of product. तो 3 बेसिक रीजंस मैंने बता दी हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो. रीज़न नंबर 1 हमने क्या बात की है कि एन इनएक्सपीरियंस वर्कर में वेस्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, इफ़ ही डज नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट दीज टेक्निक. ठीक है. दूसरा, अ साइड रिएक्शन में अक्कर. तीसरा, अ रिवर्सिबल रिएक्शन में अक्कर. ये सारी रीजंस जो हैं, ये सारी रीजंस क्या करती हैं? प्रोडक्ट की मिकदार को ज़ाया कर देती हैं. ठीक होगी बात के. तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन. एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जी बेटे, कीप इन माइंड हियर द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी चेक्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड. इसका जवाब क्या लिखेंगे? द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड which is usually obtained by comparing the actual yield with theoretical yield, by comparing the actual yield with the theoretical yield and multiplying the 100. ठीक होगी बात. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, हाउ कैन वी एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन. तो एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड in term of percentage yield which is usually obtained by comparing the actual yield with the theoretical yield and multiplying the 100. ठीक है बच्चों, ऑप्सो आपने ये कंसाइज लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा. और ये बेटे ये रिवीजन लेक्चर है. इस चैप्टर के डिटेल लेक्चर्स जो है आपके पास गैरिसन चैनल्स में मौजूद हैं. आपने डिटेल लेक्चर्स लेने के बाद जब इसको रिवाइज करना हो तो ये आप लेक्चर एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया.